सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से चल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर बाखार में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, का बात हो गई नूरी, जल्दी बता। मोरो हियो बैठो जा रही हो है, तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई। सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नूरी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का ब्लाउज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे ब्लाउज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से गिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बूंद बूंदे बनाने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नूरी को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तुम बताती क्यों नहीं, क्या बात है। आंसुओं की धार से भीगी नूरी ने कहा, माँ उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने, नूरी ने हिचकी लेते हुए कहा। निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने बोहे तान कर पूछे। नूरी थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा हाल क्या करेगा। मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन अपना हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतिक सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होवेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, जात बिरादर के लोग का कहेंगे। रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। रमीला ने सूखे हलक से कहा, नूरी तेने ही का करो, तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होवेगा। तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पिटुंगों से मेरे हाथ तोड़े थे, महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे, रात दिन दर्द से कहराते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना, पर मैं का तेरे बापू को छोड़कर भाग गई नहीं ना। माँ की बातें चुप होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ नहीं रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ले पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे। रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीरा राम को यह हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते ही अपने पैरों के तालुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जबान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना है अपने हाथ में होता है। हीरा राम को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसे ही किया। पहली रात को ही हीरा राम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सास कमलों के जिगर को सुआद पड़ रही थी। आखिर हीरा राम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी भी कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिम्मत करती तो हीरा राम उसे हार तोड़ने भागता। रमीला मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरतों की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन धूप ताप में घर खेत भैंस ढेरों के काम में कोल्हू का बैल मन पिसती। सास को तनिक भी चाय या
किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रोकर सारे बखाने हीरा राम को सुनाती और वह उसे रूई की तारियां धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहाँ उसे परिवार और पड़ोस की औरतों ने समझाया। कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तो अपने खासम को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह दूसरा खासम करेगी? वह क्या तुझे सोट का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या करेगी? तीसरी कसम करेगी। चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, या तो तुम भी जानती हो, इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वही जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम न होता। दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लल्ला जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें लल्ला जनती हैं, इसलिए ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी धड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पौधे की जगह से दुबक गई। आवाज सुन कमलो बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोक कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। रमीला दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीरा राम आया तो कमलों ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई ने कैसे ढोंग विद्या रचाकर शापान की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटकी लेकर आई थी। हमने भी 9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं। घर से लेकर बाहर तक का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी कमलो दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन हीरा लाल ने पड़ी रमीला को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उचक कर ना देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म ले लिया। रमीला नूरी के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी ना पड़ती। नूरी के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई भी थी। नूरी की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नूरी को इस नरक में जाने से भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नूरी के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतें ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नूरी, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देवे है। नूरी नहीं मानी, पर अपने बाबू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सुनकर ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नूरी के माँ बाप नूरी को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नूरी की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो? इसको लेकर हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रमीला बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो सही ना करो। बताओ, पहली रात को ऐसे अपने पत्नी को कौन मारता है? निहाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। का तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाया हीरा राम समधी ने या निहाल के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और कसम को छोड़कर ना भागे थे। समधन, तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए नोले बच्चे हैं,
अब क्या करें? रमीला ने कहा। अब क्या करें? ले जाओ अपनी छोरी को वापस, निहाल की माँ ने फटाक से कहा। निहाल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। निहाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नूरी को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और वह उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। निहाल माँ की बात नहीं मानता है और नूरी के गांव आकर नूरी के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निहाल नूरी से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। निहाल के रहने की बात नूरी को उसकी माँ रमीला बता देती है। नूरी जहाँ जाती, निहाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नूरी अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और निहाल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नूरी के पास गिरा दी, लेकिन नूरी ने निहाल की पतंग को एक नज़र भी नहीं देखा और नीचे आ गई। निहाल और नूरी का यह सिलसिला रोज चलता। निहाल ऐसे ही अपनी पतंग नूरी के पास गिराता और नूरी उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निहाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नूरी रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निहाल के ना दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतजार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो रहा था। निहाल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नूरी के आंगन में पड़ती थी। नूरी उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नूरी निहाल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आया और बोला, नूरी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाल देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीबी हो। नूरी निहाल मुझे जाने दो। निहाल नूरी मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को समझा लूँगा। नूरी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चली गई। निहाल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह नूरी को आवाज़ लगाता है, नूरी नूरी नूरी। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर नूरी की डोरी पकड़ता, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इतने में वहाँ निहाल आ जाता है और नूरी से कहता है, नूरी तुम घर जाओ यहाँ से। और नूरी वहाँ से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ आ जाती है। नूरी माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतजार कर रही है। नूरी थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ, रमीला तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर का देख रही हो। माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं। वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भाग कर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वो वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नूरी से कहती है, नूरी जब तू निहाल से इतना प्रेम करती है
तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? नूरी नजरें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रमीला, जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी? नूरी चुपचाप वहां से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, ना खाती, ना पीती, ना हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी, कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है। निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराते नूरी के पास आई। नूरी, 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 बिटिया निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गयो। यह सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और निहाल के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, निहाल, तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल, निहाल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नूरी के कानों में अचानक आवाज आती है, तो चलो। मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने नूरी की माँ से कहा। नूरी निहाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उसके शव की तरफ देखकर नूरी कहती है, ये कौन है? उसमें से निहाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है? निहाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कछु तो करना पड़ेगो। तो हमने यह सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नूरी के सिर पर उड़ाकर कहता है, चलो अब अपने घर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें।